हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो आज हम फिर से आप सभी के लिए आपका अगला सैंपल पेपर लेकर आए हैं। तो ये सैंपल प्रश्न पत्र 2021 से 2022 का सैंपल पेपर है। ये टर्म 2 का सैंपल पेपर है। क्लास 10th का सैंपल पेपर है, सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का। तो आपको जो ये सैंपल पेपर करना है, ये मिनिमम 2 आवर्स में कंप्लीट करना है। और इसका जो मार्क्स है, ये 40 मार्क्स है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सभी ने एमसीक्यू पार्ट दे दिया है जो कि 40 मार्क्स का था। अब ये और जो 40 मार्क्स का, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। तो आज हम डिस्क्रिप्टिव पैरा जो हमारा होगा, जो क्वेश्चन होगा, सैंपल पेपर होगा, उसमें कैसे हमारा जो मेन क्वेश्चन पेपर है वो आएगा, उसको समझने के लिए हम ये सैंपल पेपर करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कैसे होगा ये। पहले कुछ निर्देश है, पढ़ेंगे उनको ध्यान से। यह प्रश्न पत्र जो है, इसे 5 खंडों में बांटा गया है। का, खा, गा, घा और ड़ा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें प्रत्येक प्रश्न का अंक 2 है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, ये हमको बता दिया गया। अब खंड खा की बात करें तो वहाँ 6 से लेके 8 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। जो आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए शब्द लिखने हो, उनकी लिमिट है 80। खंड गा में लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपके हैं 9 और 10। ये दो ही प्रश्न है आपको यहाँ पे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 अंक का है, वो करना है। प्रत्येक प्रश्न में कम से कम 120 शब्द होने चाहिए। खंड घ, ये प्रश्न पत्र में 11 और 12 केस आधारित प्रश्न है। पहले आपको एक केस पढ़ना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के। खंडड़ा, इसमें 13 है ये प्रश्न नंबर। इसमें नक्शा है। नक्शे को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक इतिहास का नक्शा है और दूसरा किसका, भूगोल का नक्शा है। भूगोल का नक्शा 2 अंक का है और इतिहास का नक्शा 1 अंक का है। प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है। हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किए कि आपको प्रश्न नंबर 9 में इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। इसके अलावा जहाँ आवश्यक हो, प्रत्येक अनुभाग और प्रश्न के साथ अलग अलग निर्देश दिए गए हैं, जहाँ पे निर्देश देने लायक है। तो आइए सबसे पहले अति लघु प्रत्यय क्वेश्चन करते हैं। खंड का, ये आपका 10 अंक का है। तो इसमें आप लोगों के 5 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन करेंगे। तो मिनिमम आपको वेरी शॉर्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 3 पॉइंट लिखने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत से पॉइंट दिए हैं आपको। सभी प्रश्नों में आपको जौन सा पसंद आया वो लिख सकते हैं। पहला, असहयोग आंदोलन भारत के शहरों और कस्बों में कैसे फैला था। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, आंदोलन की शुरुआत में मध्यम वर्ग की भागीदारी बहुत हुई। कहाँ से, शहरों से। जो मिडिल क्लास लोग थे वो बहुत थे आंदोलन में। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रित स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। इसी के लिए कई सारे जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे थे, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी इस आंदोलन के लिए, क्योंकि वो अंग्रेजों के राज में नहीं जीना चाहते थे। कई शिक्षकों ने इस्तीफा भी दिया, शिक्षकों ने इस्तीफा भी बहुत दिए। कई सारे टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे। वकीलों ने भी अपनी जो कानूनी प्रथाएं थी वो छोड़ दी, उन्होंने भी अपनी नौकरी छोड़ दी, उन्होंने कहा हम वकालत नहीं करेंगे। मद्रास को छोड़कर मद्रास के अलावा जो प्रांत थे, सभी में जो पारिषद चुनाव की जो थी पार्टीज थी, जिनमें कांग्रेस मेन थी, उन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बहिष्कार किया उन्होंने चुनावों का। विदेशी सामानों का भी बहुत बहिष्कार हुआ। विदेशी सामान लोगों ने लेने बंद कर दिए। शराब की दुकानों पर धरने दिए गए और विदेशी कपड़ों को जलाया भी गया। तो इस तरह से उन्होंने अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया। दूसरा प्रश्न, पर्यटन को व्यापार क्यों माना जाता है। तो इसके लिए हमारे 4 पॉइंट है, आप चारों भी लिख सकते हो और 3 पॉइंट भी एग्जाम में लिख सकते हैं। तो देश में विदेशी पर्यटकों का आगमन विदेशी मुद्रा में योगदान देता है। जब विदेशी पर्यटक आते हैं तो इससे हमें
विदेशी मुद्राएं देते हैं ये लोग, मतलब कोई काम करते हैं जैसे कि उन्हें ट्रैवल करना है तो उसके लिए कैब ली तो वो अपनी मनी देंगे। इस तरह से विदेशी मुद्रा में भी योगदान देते हैं। बहुत से लोग सीधे तौर पर पर्यटन उद्योग से जुड़े होते हैं, कई से लोग तो पर्यटन से ही खाते हैं। जैसे पर्यटन से कौन खाता है, जैसे कि वो हमारे घुमाने के लिए लोग होते हैं। ये जब कोई घूमने आएगा तभी खा पाएंगे, वरना इनकी कोई और जॉब नहीं है। इसी तरह से कैब वाले भी अगर कोई ट्रैवल करेगा तो ही तो उनको मनी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। पर्यटन स्थायी हस्तशिल्प को सहायता प्रदान करते हैं, स्थानीय हस्तशिल्प को एक तरह से सहायता भी देता है। पर्यटन चिकित्सा पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन, साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन और व्यावसायिक पर्यटन के लिए भारत आते हैं। तो पर्यटक हॉस्पिटल में या पर्यावरण में, साहसिक में, सांस्कृतिक देखने के लिए, ये व्यवसायिक से रिलेटेड जो पर्यटन करने भारत में आते हैं। तो आप इस तरह से दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे। 4 पॉइंट्स हैं आपके। तीसरा प्रश्न, एक दल और दो दलीय व्यवस्था में अंतर। तो दोनों के लिए हमें मिनिमम 2-2 पॉइंट तो लिखने आवश्यक हैं, जरूरी है, और हम इन्हीं को लिखेंगे। एक दलीय व्यवस्था क्या होती है? जिन देशों में सरकार को नियंत्रित करने और चलाने के लिए केवल एक पार्टी को अनुमति दी जाती है तो उन्हें एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। इसमें खाली एक ही पार्टी होती है। जैसे चीन में सारे शासन करने की अनुमति कौन देता है? केवल कम्युनिस्ट पार्टी देती है। द्विदलीय व्यवस्था, जिन देशों में केवल मुख्य 2 चुनाव लड़े जाते हैं, 2 दल होते हैं चुनाव लड़ने के लिए खाली, वो होती है द्विदलीय। इनके संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम जैसे उदाहरण है, जहाँ पे सिर्फ 2 ही जो लोग हैं, 2 ही मुख्य दल हैं वो जो चुनाव लड़ते हैं। चौथा प्रश्न है आप लोगों का कि भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका का उल्लेख कीजिए कि क्या करती है और क्यों जरूरी है। तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। सबसे पहला काम है इसका, ये नोट जारी करती है। आरसीबीआई आरबीआई जो है ये ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी भी करता है। जो स्रोत होते हैं ऋण के उधार लेने के, उनके जो औपचारिक स्रोत होते हैं यानी फॉर्मल होते हैं, जो बैंक से लोन लिए जाते हैं, उन सब का भी कामकाज यही संभालता है। आरबीआई वास्तव में नकदी शेष बनाए रखने में बैंकों की निगरानी भी करता है। ये जो नकदी होती है, जो मनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है इसके पास सभी बैंक्स की, तो इसीलिए ये सब चीजों पर निगरानी बनाता है, नकदी शेष यानी मनी के लेन देन में। आरबीआई देखता है कि बैंक ने केवल लाभ कमाने वाले व्यवसाय और व्यापारियों को बल्कि छोटे काश्तकारों को भी ऋण देते हैं। वो ये भी ऑब्जर्व करता है कि वो सबको ही ऋण दे रहा है या फिर किसी किसी को, सपोज कोई ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो उसे ज्यादा दे रहा है, कोई नहीं दे पा रहा है इंटरेस्ट तो उसे नहीं दिया। जैसे कि छोटे छोटे व्यापारी अगर जो है हमारे उनको नहीं दे रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े व्यापारियों को खूब खूब दे रहे हैं, तो ये गलत है। यही सब बातें हमारा आरबीआई ऑब्जर्व करता है। तो यही काम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई। ये नोट जारी करता है, हमारे औपचारिक स्रोत देखता है उधार के, भाई ये इंडिया के जितने भी बैंक का विड्रॉल है और मनी डालना है ये सब इसी ही ऑब्जर्व करता है। तो पांचवा प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। नीचे दी गई तालिका में एक डेटा दिया है, भारत में तैयार इस्पात का कुल उत्पादन दिया गया है। तो भारत में तैयार इस्पात का कुल उत्पादन है वर्ष 2015 से 2016 में 106.60 लाख टन। वहीं 2016 से 2017 में 120.14 लाख टन है। 2017 से 2018 में 126.85 लाख टन है। 2018 से 2019 में 101.29 टन है। वहीं 2019 से 2020 में 102.62 लाख टन है। तो ये देख सकते हैं आप, पहले तो ये बढ़ा 2015 से लेके 2018 तक, पर ये 2018 से घटना शुरू हो गया। तो इसी से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछ दिया। 2015 और 2016 और 2019 और 2020 के आंकड़ों को देख सकते हैं। 106.60 लाख टन, वही 102.62 लाख टन।
तो इसमें स्टील के उत्पादन में कमी क्यों आई होगी? उच्च लागत लागत ज्यादा कर दी होगी उन्होंने, श्रम नहीं होगा ज्यादा, श्रम की कमी होगी, लेबर नहीं होगी उनके पास, कोकिंग कोल, जो कोकिंग कोल का इस्तेमाल होता है वो सीमित हो गया होगा, लिमिटेड नहीं मिल पा रहा होगा, ऊर्जा एनर्जी जो होती है उसको बनाने में वो नहीं मिल पा रही होगी। तो स्टील के उत्पादन और खपत का देश के विकास की सूचकांक क्यों माना जाता है, क्यों है ये जरूरी? क्योंकि इस्पात उत्पादों का उद्योग जो है, इससे विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है इसको। ये निर्यात के लिए भी आवश्यक है लेन देन में, इससे हमारे जो इंडिया है उसको थोड़े क्या मिलती है, इकोनॉमिक कंडीशन, अर्थव्यवस्था उसकी उसमें जाता है थोड़ा टैक्स। ये देश के विकास को भी सुनिश्चित करता है क्योंकि इसमें जो है मशीनदारी प्रदान करते हैं जो होते हैं लोग। तो यही आपको बताया गया, ये आपके थे अति लघु प्रश्न। तो आपने ये सभी प्रश्न कर लिए हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न खंड का है, ये आपके 9 मार्क्स के हैं। तो आइए अब इनको देखते हैं। पहला प्रश्न है छठा, जिसमें आपके 2 प्रश्न हैं। तो आपको कोई भी एक करना है इसमें। तो इसमें मैं दोनों बताऊंगा, आपको जो भी ज्यादा अच्छा लगे, जो भी अच्छे से समझ आया वो लिख सकते हैं। अधिकांश ग्रामीण परिवार अभी भी ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर क्यों है? तो जो ग्रामीण लोग होते हैं, जो कि विलेज लोग होते हैं, रूरल पीपल होते हैं, ये लोग आखिर क्यों इतने वो होते हैं, क्यों इतने लापरवाह होते हैं, और ये क्यों अनौपचारिक इनफॉर्मल जो स्रोत होते हैं हमारे ऋण के, कर के, उधार के, उन पे क्यों रहते हैं ये निर्भर? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की सीमित उपलब्धता होती है, बैंक कम होते हैं वहां पे, है ना। और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रलेखन के संबंध में समस्या आती है, यानी वो जो लोग होते हैं वो ज्यादा जो हस्ताक्षर वगैरह होते हैं, साइन वगैरह होते हैं, वो नहीं जानते इतना, डॉक्यूमेंट्स को नहीं जानते वो इतना। संपार्श्विक की अनुपस्थिति एक प्रमुख कारण है। ये भी नहीं है कि जिसकी वजह से गरीबों को बैंक ऋण प्राप्त करने से रोकता है ये। तो ग्रामीण लोगों को अमीर परिवारों से अनौपचारिक तरीकों से ऋण मिलता है, तो इसीलिए वो ले लेते हैं। ग्रामीण लोगों को अमीर परिवार बहुत आसानी से लोन दे देते हैं, बड़ी बड़ी रकम ले लेते हैं, इंटरेस्ट बड़ा बड़ा लगा देते हैं, या फिर बड़ी सी कह देते हैं जैसे कि अगर तुम लोन नहीं चुका पाए तो तुम्हारा घर छीन लिया जाएगा इतने समय बाद। तो इस तरह से उनको ऋण तो मिलता है पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट पे, या फिर बहुत ही बड़े किस पे, जो हम रखते हैं चीजें अपनी लोन लेने के लिए। तो यही सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने के लिए स्वयं सहायता समूह उधारकर्ताओं की सहायता कैसे करते हैं? पहला, लोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए श्रम पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं और एक उचित ब्याज दर भी दे सकते हैं। SHG अपनी बचत में नियमित है, जिसका उपयोग जो है मुद्रायक सहायता के रूप में भी किया जा सकता है। तीसरी बात कही गई है यहाँ पे, सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना जमानत के छोटे ऋण ले सकते हैं। और चौथा, समय पर पुनर्भुगतान करने से बैंक आपको और भी अच्छे लोन दे सकता है कम लागत पे। तो यही सब आप चारों प्रश्न जो है पॉइंट्स हैं वो लिख लेंगे। यहाँ पे आपको सभी 4 से 5 पॉइंट लिखने अनिवार्य होते हैं, मिनिमम आपको 4 to 5 पॉइंट्स लिखने ही होते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी का जो संदेश था और स्वराज के जो विचार थे उनको दूसरी तरीकों से व्याख्या की और क्या किया, असहयोग आंदोलन में अलग तरह से भाग लिया। तो कथन को आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम 6 पॉइंट लिखेंगे। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में उग्रवादी गोरिल्ला आंदोलन का प्रसार किया लोगों ने, यानी छुप छुप के वार करना। वे औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ थे, बल्कि वो औपनिवेशिक नीति जो थी उनके खिलाफ भी थे। उनकी आजीविका भी प्रभावित हो रही थी, उनका जो जिंदगी थी उसमें खाना पीना सब प्रभावित हो रहा था, और उनके जो पारंपरिक अधिकार थे उनसे भी वो वांछित हो चुके थे, वो भी उनके खत्म हो चुके थे। उनके नेता थे अल्लूरी सीताराम, जो कि कहा करते थे
कि असहयोग आंदोलन से सभी को प्रेरित करूं। और उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब पीने के लिए भी राजी किया। उन्होंने कहा सब खादी कपड़े पहनेंगे और शराब भी पिएंगे। तो वह बल प्रयोग से मुक्ति चाहता था। वो जो थे वो बल प्रयोग से मुक्ति चाहते थे। विद्रोहियों ने पुलिस थाने पर हमले भी किए और स्वराज हासिल करने के लिए गोरिल्ला युद्ध भी किया। तो ये सभी आप पॉइंट्स लिखेंगे, उन्होंने किस तरह से असहयोग आंदोलन को दूसरे वे में ले लिया और गोरिल्ला आंदोलन, गोरिल्ला युद्ध करने लग गए। आठवां प्रश्न, एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो एक लोकतांत्रिक देश, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, उसमें जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है, आखिर ये राजनीतिक दल क्यों बनाए जाते हैं। तो ये हम समझेंगे 6 पॉइंट से। पार्टियां सरकारें बनाती हैं, जो पार्टी है वो सरकार बनाती है और फिर सरकार चलती है। देश के लिए नीतियां बनाने के लिए भी पार्टियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। पार्टियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है देश के लिए। वे नेताओं की भर्ती भी करते हैं और उन्हें प्रशिक्षित करते हैं कि कैसे उनको अपना काम करना चाहिए। चुनाव हारने वाला दल विपक्ष में जाता है और ये विपक्ष भी बहुत जरूरी है। सपोज गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार है, वो कुछ गलत काम करती है तो अपोजिशन उसके खिलाफ बोलता है कि उसने ये क्यों किया, ये गलत है। पांचवा, दल जनमत को आकार देते हैं। छठा, पार्टियां आम आदमी को सरकार, मशीनरी और कल्याणकारी योजनाएं भी प्रदान करती हैं। पार्टी हमें कुछ योजनाएं भी देती है, कुछ स्कीम्स चलाती है, कुछ प्रोग्राम्स भी चलाती है हमारे लिए। तो ये 6 पॉइंट से हमने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे आप लोगों के वेरी शॉर्ट आंसर्स भी खत्म हो चुके हैं। अब हमारे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट खत्म हो गए। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खंड गा। ये 10 मार्क्स के हैं। यहाँ पे आपके टोटल 4 प्रश्न है, आपको 2 करने हैं। तो पहले में 9वें में 2 प्रश्न दिए, आपको 1 करना है। 10वें में 2 प्रश्न दिए, आपको 1 करना है। ये हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो मिनिमम आपको 7 to 6 पॉइंट लिखने ही पड़ेंगे, यानी 120 वर्ड लिखने पड़ेंगे। लोकतंत्र की अपना समर्थन उत्पन्न करने की क्षमता अपने आप में एक परिणाम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कथन का समर्थन करें। तो पहला लिखेंगे, लोकतंत्र सुनिश्चित करता है कि वे निर्णय लेना मानदंडों और प्रक्रिया पर आधारित है। दूसरा, प्रत्येक नागरिक का निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है। तीसरा आप लिखेंगे, लोकतंत्र सरकारें जो है वो जवाब देती हैं कि ये क्यों किया गया और सभी पारदर्शी सरकारें होती हैं। लोगों को अपना शासक चुनने का भी अधिकार है। वहीं लोकतंत्र अपने नागरिकों को सरकार और उसके कामकाज के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों की अपनी सरकार होती है, ये लोगों द्वारा ही चलाई जाती है। तो ये थे आप लोगों का 9वें प्रश्न का, 9वें का पहला प्रश्न, उसका आंसर। अब इसका जो अगला प्रश्न है 9th का, वो देखते हैं। दक्षिण एशिया में जो लोकतंत्र है वो बहुत से देशों में, आखिर ये लोकतंत्र इतना वहां पे क्यों है। तो पहला, लोकतांत्रिक सरकार लोगों को अपनी सरकार देती है। वो यहाँ के लोग समझ चुके हैं दक्षिण एशिया के कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो लोगों को एक तरह से अपनी ही सरकार होती है। दक्षिण एशिया के देश लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकार चाहते हैं। जो वहाँ के देश है वो चाहते हैं कि हमारे लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहें जहाँ पे सभी चीजें हमारे लिए बिल्कुल अच्छे से करी जाए, सभी लोगों की लाइफ अच्छे से चले, सभी लोगों की लाइफ में अच्छा अच्छा काम किया जाए, किसी को कोई तकलीफ ना हो अपनी जीविका में। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री उन्होंने चुनी। तो अगला है आप लोगों का कि देश अपने प्रतिनिधियों को चुनाव स्वयं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रतिनिधि स्वयं चुने जाएं। लोकतंत्र अपने नागरिकों को गरिमा और स्वतंत्रता भी प्रदान करती है, ये भी वो जान चुके हैं। लोकतंत्र सामाजिक विविधता को भी समायोजित करता है। छठा, लोकतंत्र जो है चर्चा और बातचीत के विचारों पर भी बहुत आधारित है, जैसे कि भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में और पाकिस्तान में। तो ये था आपका 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसमें आप 7 पार्ट्स जो है, 7 पॉइंट्स जो है वो लिखेंगे।
अब 10th करते हैं। 10th जो है आपका ये है वैश्वीकरण की प्रक्रिया। जो वैश्वीकरण है हमारा, उसकी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है, लोग अपने आप को दूसरों से कनेक्ट कर रहे हैं। दूर संचार सुविधा जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन सहित मोबाइल फोन, फैक्स जैसी आजकल उपयोग सूचना है जिनसे लोग एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं जल्दी जल्दी, और एक दूसरे से अपनी जो इतनी लाइफ है जो कि बहुत ही बड़ी है, बहुत ही काम होते हैं हमें लाइफ में, उसमें सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इंटरकनेक्ट रहते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों से संवाद करने में भी मदद करती है। बहुत दूर रहता है कोई तो उससे हम बात कर सकते हैं। उपग्रह संचार उपकरणों का भी विकास हो रहा है। कंप्यूटर अब गतिविधि के लगभग हर क्षेत्र में आ चुका है। ये बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। अब कंप्यूटर जो होता है हमारा, यही सब बातें आपको बता रखी हैं कि कंप्यूटर बहुत जरूरी है लाइफ में आप लोगों की। और कोई भी इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जानकारी को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया भर में नगण्य कीमत यानी थोड़ी कम कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल और टॉक वॉइस मेल ये फ्री भी मिलते हैं आप लोगों को फोन में। जीमेल ईमेल है ना, जीमेल में आप ईमेल कर सकते हैं। देशों में सेवाओं का उत्पादन के लिए फैलाने में ये जो है ये वैश्वीकरण हमारी में ये प्रौद्योगिकी बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो यही आप लोगों ने इन 8 पॉइंट से प्रूव किया। अब इसका अगला प्रश्न है, भारत और उसके लोगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आंकलन करें। वैश्वीकरण का परिणाम है कि उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प हैं। इससे लोगों के जीवन स्तर में बहुत ही सुधार हो रहा है। लोग अब एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, पहले लोग कुछ कर नहीं पाते थे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सेल फोन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, शीतल पेय आदि जैसे जो उद्योग हैं, इनके निवेश में थोड़ी वृद्धि भी की है, उन्हें थोड़ा प्रॉफिट भी हुआ है, नए रोजगार मिले हैं लोगों को। जो हमारे होते हैं फोन वगैरह के रोजगार भी मिले हैं लोगों को। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या किया, उन्होंने जो है कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले कुछ स्थानीय कंपनियों को भी लाभ दिया। कुछ स्थानीय कंपनी नई तकनीक और उत्पाद को भी लेकर निवेश तक पहुंची। वैश्वीकरण में टाटा मोटर्स, इंफोसिस जैसी कुछ बड़ी कंपनियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने में सक्षम रही। 8वां, सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को भी वैश्वीकरण से लाभ हुआ, जिन्होंने हमें सेवा प्रदान की। श्रम कानून में लचीलापन आया, असंगठित क्षेत्र का विस्तार हुआ और स्थानीय उत्पादकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा की गई। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोग लिखेंगे। ये आपके जो है जो लॉन्ग प्रश्न थे, दीर्घ प्रश्न थे, वो अब आपके खत्म हो चुके हैं। अब हम जानेंगे केस आधारित प्रश्नों के बारे में। तो आपके दो है केस आधारित प्रश्न। दिए गए पाठ को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में कहा जाता है कि ये कमजोरों का हथियार है। तो ये जो निष्क्रिय प्रतिरोध है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो कमजोर लोगों का हथियार है, उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस लेख का जो विषय है वो है जो शक्ति है उसका उपयोग केवल मजबूत ही कर सकते हैं। यानी जो शक्ति होती है उसका जो उपयोग होता है वो केवल मजबूत ही कर सकते हैं, जिसमें पावर होगी, जो एक मतलब खड़ा हो सकता है। ये शक्ति निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, और ये शक्ति जो एक निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, वास्तव में एक गहन गतिविधि है। ये जो एक गहन गतिविधि है जिसकी मांग की जाती है। दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन जो था ये निष्क्रिय नहीं था बल्कि सक्रिय था। सत्याग्रह शारीरिक शक्ति नहीं है, ये किसी के शारीरिक की शक्ति नहीं है। सत्याग्रही विरोधियों को पीड़ा देने नहीं देना चाहते हैं, वे अपना विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में कोई दुर्भावना नहीं है हमारी, ना किसी को कोई नुकसान हो रहा है, ना किसी को चोट लग रही है। सत्याग्रह शुद्ध आत्मा शक्ति है, सत्य आत्मा का मूल तत्व है। इसका नाम ही यही, इसीलिए सत्याग्रह पढ़ा। तो इसीलिए इस शक्ति को सत्याग्रह कहा जाता है। आत्मा को ज्ञान से सूचित करते हैं इसमें हम। ये जो सत्याग्रह है हमारी आत्मा को ज्ञान से सूचित करता है, उसमें प्रेम की लौ जलती है हमारी सत्याग्रह में। तो अहिंसा सर्वोच्च धर्म है,
इसमें ये कहा गया है, ये निश्चित करता है कि भारत हथियारों के बल पर ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। वो इस अहिंसा से नहीं जीत सकता क्योंकि उसके बस का नहीं है ये लड़ना इतना। अंग्रेज जो है युद्ध देवता की पूजा करते हैं और वे सभी जैसे जैसे शस्त्र धारण करने वाले बना सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे अच्छे हैं उनके पास जो हमारे शस्त्र होते हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार नहीं उठा सकते। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग जो हथियार नहीं उठाते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को अपना बना लिया है। यही बात गांधी जी शुद्ध करना चाहते हैं। अब 11.1 और 11.2 ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है स्रोत आधारित प्रश्न से, जो एक एक अंक है, बल्कि तीसरा प्रश्न 11.3 2 अंक का है। तो आइए इनको समझते हैं। गांधी जी अहिंसा को सर्वोच्च धर्म क्यों मानते हैं? गांधी जी ने अहिंसा को एक दर्शन और जीवन के एक आदर्श तरीके के रूप में अपनाया था। उन्होंने अहिंसा को एक अपने जीवन में अपनाया था एक तरीके से। तो उनके अनुसार अहिंसा का दर्शन कमजोरों का हथियार नहीं है। कमजोर लोग अहिंसा नहीं कर सकते। यह एक ऐसा हथियार है जिसे सभी आजमा सकते हैं। तो यही बात उन्होंने बताई। गांधीवादी सत्याग्रह को उनके दर्शन में विश्वास रखने वाले लोगों ने कैसे लिया? तो सत्याग्रही विद्रोही को पीड़ा नहीं देता। सत्याग्रही में जो पीड़ा नहीं दी जाती किसी को, वह अपना विनाश नहीं चाहता, ना इसमें कोई विनाश होता है। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना भी नहीं होती, इसीलिए गांधी जी ने इसको अपनाया। गांधीवादी सत्याग्रह को अन्याय का विरोध करने का एक नया तरीका क्यों माना गया? तो पहला पॉइंट, कोई भी हिंसा के माध्यम से युद्ध जीत सकता था। यह उत्पीड़क की अंतरात्मा से अपील करके किया जाता था। लोगों को उत्पीड़कों सहित को सत्य को देखने के लिए राजी करना पड़ता था, बजाय इसके कि उन्हें हिंसा के माध्यम से सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाए। तो हिंसा उनको नहीं चाहते थे। तो यही आप लोग जो है पॉइंट लिखेंगे। ये थे आपके 3 प्रश्न इस स्रोत आधारित प्रश्न से। तो आइए अब अगला स्रोत आधारित प्रश्न पढ़ लेते हैं। जब से मनुष्य पृथ्वी पर आया, तो जब से मनुष्य पृथ्वी पर आया है उसके संचार के विभिन्न विभिन्न साधन हुए हैं। उसने विभिन्न विभिन्न साधनों का उपयोग किया। लेकिन जो आज का आधुनिक समय, आज का जो नया काल है, आज का न्यू जनरेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो परिवर्तन गति है वो बहुत ही तेज हो चुकी है। संचारक या रिसीवर की भौतिक गति के बिना लंबी दूरी का संचार कहीं अधिक आसान हो चुका है। तो व्यक्तिगत संचार और जनसंचार, जिसमें जो है टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म आदि शामिल है, हमारे संचार और जनसंचार के लिए हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देश के संचार के प्रमुख साधन है। भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया का सबसे तेज नेटवर्क है। तो ये पार्सल के साथ साथ व्यक्तिगत लिखित संचार को भी संभालता है। कार्ड, लिफाफे को ही प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है। जो हमारे लिफाफे या कार्ड होते हैं इन्हें फर्स्ट क्लास मेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट क्लास मेल। और इन्हें जमीन और हवा दोनों को कवर करने वाले स्टेशनों के बीच एयर लिफ्ट किया जाता है। ये एयर लिफ्ट से पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड क्लास के जो मेल होते हैं उसमें बुक, पैकेट, पंजीकृत समाचार पत्र या पत्रिकाएं शामिल होती है। उन्हें सतही डाक द्वारा ले जाया जाता है। इनको सतही डाक द्वारा ले जाया जाता है, जिसमें भूमि और जल परिवहन शामिल होती है, जिसमें लैंड एंड जो हमारा वाटर होता है, वाटर संबंधित ट्रांसपोर्ट होता है। बड़े शहर और कस्बों में डाक की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए क्या किया गया? हाल ही में 6 मेल चैनल शुरू किए गए हैं। तो ये कौन कौन से 6 मेल चैनल हैं? यह है राजधानी चैनल, दूसरा मेट्रो चैनल, तीसरा ग्रीन चैनल, चौथा बिजनेस चैनल, पांचवा बल्क मेल चैनल और छठा आवधिक चैनल। तो ये था आप लोगों का एक और स्रोत जो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कैसे हमारी जो मेल है वो पहुंचती है। आधुनिक समय में संचार जो है सबसे बड़ी गतिविधि है।
तो इसमें भी 3 प्रश्न है आप लोगों के 12.1, 12.2 एंड 12.3। अब हम इनके आंसर्स को जानेंगे। पहले 2 प्रश्न है आपके 1-1 के और तीसरा प्रश्न है 2 अंक का। तो भारतीय डाक नेटवर्क की भूमिका परीक्षण कीजिए। इसने देश को संचार और सामाजिक आर्थिक विकास में संलग्न होने में मदद की है। ये स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, यहाँ तक कि साधारण पोस्ट जैसी विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान करता है हमारा ये। जनसंचार और व्यक्तिगत संचार के बीच अंतर, तो इसको हम प्रूव करेंगे कि जनसंचार वह माध्यम है जो मनोरंजन प्रदान करने के साथ साथ जनता के बीच जागरूकता भी प्रदान करता है। जैसे कि इसमें बहुत से लोग जुड़े होते हैं, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, फिल्म आदि शामिल होती है। सपोज हमने कोई फिल्म देखी, उसके लास्ट में जो सीख होती है, जो हमें मोरल मिलता है, पूरी स्टोरी देखने के बाद कोई मोरल मिलता है ना, तो वो हो जाता है हमारी जागरूकता को बढ़ाना। और साथ में जो कुछ बातें कहते हैं ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं उसमें, वो हमारा क्या कर देते हैं, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन हो जाता है फिल्म को देखते देखते, और हमारे अंदर जागरूकता भी फैल जाती है। ये जनसंचार है, बहुत सारे लोगों के बीच होता है। बहुत सारे लोग एक फिल्म को देख सकते हैं, थिएटर में देख सकते हैं या फिर घर पे भी देख सकते हैं। एक जैसा चैनल कई लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अब व्यक्तिगत संचार क्या है, जिसमें व्यक्ति से व्यक्ति के बीच बात होती है। दो व्यक्तियों के बीच जब बातचीत होती है, वो अपनी बात एक दूसरे से साझा करते हैं, तो वो होता है व्यक्तिगत संचार हमारा। अब तीसरा, एक राष्ट्र के लिए संचार के महत्व का विश्लेषण करना है, यानी जो राष्ट्र है उसमें संचार का महत्व क्यों है ये बताना है। ये टेलीफोन, टेलीविजन, फिल्म, इंटरनेट का उपयोग करते हुए संचार का एक बहुत इंपॉर्टेंट युग है। किताब, पत्रिका, समाचार पत्र, ये संचार के कुछ महत्वपूर्ण साधन हैं। संचार के विभिन्न माध्यमों ने दुनिया को करीबी से जोड़ा है। बहुत से लोग जुड़ चुके हैं इन माध्यमों से। ये मनोरंजन और ज्ञान का स्रोत भी है। तो इसीलिए हमारा संचार हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा। तो यही हमें समझाया गया है। यहाँ पे आपके स्रोत आधारित प्रश्न भी खत्म होते हैं। अब है आपका मानचित्र कौशल आधारित प्रश्न, यानी मैप वर्क। तो मैप वर्क के 2 पार्ट है, 13.1 एंड 13.2। तो सबसे पहले हिस्ट्री का मैप करते हैं। तो भारत के राजनीतिक मानचित्र की एक रूपरेखा आपको दी गई है, आप ये देख सकते हैं। इसमें निम्नलिखित जानकारी की सहायता से ए के रूप में चिन्हित स्थान की पहचान करें। जो ए हमारा ही दे रखा है, ए यहाँ पे एक चिन्हित किया गया है, आपको इसे पहचानना है। इसके लिए आपको एक रूपरेखा प्रदान की गई है, आपको एक हिंट प्रदान किया गया है कि क्या हो सकता है। तो ये हिस्ट्री से है, तो क्या है यहाँ पे ए, ये ए जो है ये एक ऐसा स्थान है जहाँ हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो ये ऐसा कहाँ हुआ था, असहयोग आंदोलन कहाँ बंद हुआ था, ये हुआ था चौरी चौरा, यूपी में हुआ था ऐसा। दूसरा, भारत के उसी दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित का पता लगाएं। तो अब आपको भूगोल का एक मानचित्र जो आपको ये मैप दिया है, इसी में आपको भूगोल बताना है। तो नाम रूप थर्मल प्लांट, जो नाम रूप थर्मल प्लांट है, इसको यह नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क को लगाना है। तो हम यहाँ पे दोनों को ही लगा के दिखा रहे हैं। तो ये नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, और दूसरा नपरूप थर्मल पावर प्लांट है, जो कि असम में ही, दोनों आप लोग देख सकते हैं। ये हो गए फर्स्ट पार्ट के आंसर यहाँ पे। सेकंड है राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एयरपोर्ट आपको दिखाना है। तो ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पे है कुछ, तो ये आप बता सकते हैं। सेकंड का आंसर हो गया, ये दोनों फर्स्ट के आंसर हो गए। ये 13.2 का आंसर है, ये है ना 13.2 का फर्स्ट पार्ट है, ये भी 13.2 का सेकंड पार्ट है, और ये 13.2 का फर्स्ट पार्ट है। वही ये 13.1 का ए का आंसर है। तो इस तरह से आप ये मानचित्र कौशल आधारित प्रश्न कर सकते हैं। और यहीं पे आपका ये सैंपल पेपर खत्म होता है। आप लोगों ने बहुत इजीली ये सैंपल पेपर बहुत ही टाइमली खत्म कर लिया है।
तो अब आप सभी आंसर्स को लिखेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे रिपीट करके भी देख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये सैंपल पेपर एंड होता है। अब हम मिलेंगे अगले सैंपल पेपर्स के संग एंड आपके कुछ चैप्टर्स के संग एंड अदर सब्जेक्ट्स के भी सैंपल पेपर हम अपलोड करेंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। चैनल को आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सैंपल पेपर को कंप्लीट कर